नमस्कार। स्वागत है आपका जीव विज्ञान के इस लेक्चर में। आज हमारी चर्चा का विषय है आनुवंशिकता। तो हम जेनेटिक संबंधित कुछ चीज़ों पर बात करेंगे और आज अपने इस लेक्चर में उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, आनुवंशिकता। इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या होती है आनुवंशिकता, क्या इसका उपयोग है, इन समस्त बातों को आज हम समझेंगे। तो सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं उनको वंशानुगत या आनुवंशिकता लक्षण कहा जाता है। ये हम जानते हैं, बहुत ही सरल भाषा है। जैसे कि आप जानते हैं, कई बार जो पुत्र होता है उसकी जो शक्ल होती है वो पिता से या माता से मिलती हुई होती है। कई बार ऐसे बहुत सारे रोग ट्रांसफर हो जाते हैं अगली पीढ़ी में जो उनके माता पिता को होते हैं। तो ये समस्त लक्षण कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे लक्षण भी होते हैं। ये माता पिता के माध्यम से बच्चों में, माता पिता की जीन के माध्यम से, क्रोमोसोम्स के माध्यम से बच्चों में पहुंच जाते हैं। ये आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अथवा प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। हम समझ गए हैं इसकी परिभाषा। तो आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। दरअसल ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में एक पादरी हुआ करते थे, ग्रैंड जॉन मेंडल साहब। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है इनको। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें। इन्होंने उद्यान में एक जो उद्यान था, इसमें मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए और उसका एक विस्तृत अध्ययन किया मटर के पौधे पर। तो इस तरीके से इनको कुछ इसमें कुछ परिणाम प्राप्त हुए। तो इन्होंने आखिरकार इसका प्रयोग, इनके प्रयोग से संबंध, अगर इनकी बात कर ली जाए, इन्होंने जो प्रयोग किए इनसे संबंध, इन्होंने 3-4 नियम भी दिए। इन नियमों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो ग्रेगर मेंडल हैं, तो इनके हिसाब से इन्होंने कई सारे लॉ दिए, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रेगेशन है, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। इसके अलावा इन्होंने नियम दिया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अतिरिक्त एक तीसरा नियम था, तो उन्होंने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल्स का ही दिया हुआ नियम है। तो इन्होंने ये कुछ नियम भी प्रदान किए जो संबंधित हैं जेनेटिक्स से। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। जो जीन्स होते हैं, जो पिता से पुत्रों में लक्षण आते हैं, जनक से लक्षण आते हैं बच्चों में, तो इन सब चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मेंडल के नियम भी याद रखिएगा, इन्होंने कुछ नियम दिए हुए हैं। तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण कैसे प्रसारित होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। जीवों में जो लक्षण प्रसारित होते हैं कैसे प्रकार प्रसारित होते हैं? ये क्रोमोसोम के माध्यम से प्रसारित होते हैं। क्रोमोसोम, जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोमोसोम का नाम जो दिया गया था, इनका नाम सर्वप्रथम बाल्डेयर नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने 1888 ईस्वी में इनको प्रस्तुत किया था, क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी, इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं क्रोमोसोम्स पर ही जो बनी होती हैं, इसमें डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करती हैं। इसी को जीन कहा जाता है। तो डीएनए का ही एक छोटा भाग होता है जीन, और इसी जीन को इंग्लिश में GENE बोलते हैं इसको। इसी को
मूलभूत इकाई माना जाता है। मूलभूत इकाई किसी भी आनुवंशिकता की इसको मूलभूत इकाई माना जाता है जीन को, यानी सबसे छोटी इकाई है। डीएनए तो बड़ा भाग हो गया, जीन सबसे छोटा भाग होता है। ये जीन ही होते हैं जो सब कुछ निर्धारित करते हैं किसी भी इंसान में। तो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। तो सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों या फिर इसको क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, इसको गुणसूत्र ही बोला जाता है। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है किसी प्रजाति में। ये हमेशा गुणसूत्र जितने हैं उतने ही रहेंगे। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यानी ये हमेशा स्थिर रहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। याद रखिएगा, डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम, मतलब जिस तरीके से जीन व्यवस्थित हैं, इसको क्या बोला जाता है? जीनोम कहा जाता है। भारत में एक जीनोम परियोजना भी शुरुआत हुई थी, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी। तो जीनोम परियोजना भी एक शुरुआत हुई थी, तो जीनोम कहा जाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। तो जीनोम के सभी जो भी जितने भी गुणसूत्र हैं, इनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्रोमोसोम से संबंधित बातें। इसके अतिरिक्त जीन की और बात करें हम तो प्लावमान जीन एक शब्द होता है। प्लावमान जीन या जंपिंग जीन इसको बोला जाता है, जंपिंग जीन बोला जाता है। इसके सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान की नोबेल पुरस्कार के रूप में भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है, ये आपसे पूछेगा प्लावमान जीन या जंपिंग जीन किससे संबंधित है, इसमें नोबेल पुरस्कार शास्त्री का नाम बताइए, तो आप इसका बता पाएंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मक्का के पौधे पर अनुसंधान किया था। मक्का का पौधा है, इस पर अनुसंधान किया और अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं आनुवंशिक परिवर्तन होने से। ठीक है, नए प्रयोग के खंड होते हैं जिन्हें इन्होंने और भी क्या देखा, नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं। जो कोशिका होती हैं इनमें डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं। इनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने ट्रांसपोजन के बारे में, पोजोन के बारे में भी रिसर्च किया, इसके बारे में बताया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो आइए आगे बात करते हैं। तो जीव कोशिकाएं जो होती हैं इनमें दो प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल होते हैं। जो जीव कोशिका होती है इनमें दो प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल होते हैं। न्यूक्लियक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल, इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल होते हैं जिसमें आप देखेंगे एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो आइए अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए पर भी। ठीक है, तो क्या होते हैं डीएनए आरएनए? ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 अणु होते हैं। ये 3 अणु कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं नाइट्रोजनी बेस। इनको अगर देखा जाए तो ये होते हैं नाइट्रोजनी बेस, प्यूरिन एवं पिरिमिडीन होता है इसमें। दूसरा होता है इसमें पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट। ये हम मुख्य संरचना देख रहे हैं आरएनए और डीएनए की। फॉस्फेट इस तरीके से ये 3 अणुओं से मिलकर बना होता है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो प्यूरिन बेस जो होता है नाइट्रोजनी बेस के अंतर्गत हम देखते हैं, हमने प्यूरिन एवं पिरिमिडीन देखा था। तो ये जो प्यूरिन बेस होता है एडेनिन एवं ग्वानिन से डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। ये प्यूरिन बेस जो होता है
ये डीएनए आरएनए में समान होते हैं। पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। इनका अपनी एक महत्व है, अभी समझेंगे। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, ये तो प्रश्न भी बन चुका है एग्जाम में, ये आपको पता भी होना चाहिए। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, शर्करा होती है। हालांकि ये गलत धारणा है। एक मतलब कि ऐसा माना जाता था कि जो डीएनए की खोज है ये जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और भी कुछ वैज्ञानिकों ने की है। जो डीएनए की जो खोज है ना, वास्तव में डीएनए की पहचान, सबसे पहले डीएनए की जो पहचान की बात की जाती है, ये सर्वप्रथम 1869 में एक स्विस रसायन शास्त्री थे, फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने की थी सबसे पहले डीएनए की पहचान। ठीक है, हालांकि जो वैज्ञानिक हैं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, इन लोगों ने क्या किया था? एक्स-रे विश्लेषण के द्वारा डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। हम देखते हैं डीएनए का ऐसा विन्यास होता है इस तरीके का। तो इस तरीके से एक विन्यास प्रस्तुत किया था इन्होंने डीएनए का, कुंडली का, जो कुंडली नुमा संरचना हम देखते हैं, तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो हमने क्रोमोसोम्स के बारे में समझा। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो इंसान होता है इसमें 23 पेयर होते हैं। जो अंतिम पेयर होता है इसमें पुरुषों में XY होता है, महिलाओं में XX होता है, जिससे जो जन्म होता है पुरुष और स्त्री का ये निर्धारण होता है। और जीन के बारे में हमने देखा, डीएनए का एक छोटा भाग ही जीन होता है। तो डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो हमने इसके बारे में भी समझा, इसके बारे में भी जाना। डीएनए के बारे में समझा हमने, और हम कुछ समझ लेते हैं डीएनए के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। क्रोमोसोम को हमने देख लिया था, धागे के समान संरचना होती है क्रोमोसोम। इसमें एरन पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर, इसको ऐसे समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे। आपने कोशिका देखी थी, कोशिका, तो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। तो इस तरीके से ये आप क्रम जरूर से याद रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको याद रहने में आसानी हो जाएगी कि आपको कैसे इन सब चीज़ों को याद करना है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। ठीक है, जीन पर ही गुण पाए जाते हैं माता पिता के। तो ये आप याद रखेंगे, इस क्रम को जरूर याद रखेंगे डीएनए से संबंधित। आइए डीएनए की कुछ और बात कर लेते हैं। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, केंद्रक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो जो कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है डीएनए के अंतर्गत ही। चलिए डीएनए की बात करते हैं। तो इसकी संरचना जो होती है ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। सिंगल स्टैंडर्ड जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है यहीं से बनते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सा? राइबोज शुगर, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन, गिनाइन या साइटोसिन प्राप्त होते हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है इसमें। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है। 3 प्रकार के होते हैं जो ये आप देखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं आरएनए की, ये आरएनए है। ठीक है, ये आरएनए है। ये जो आरएनए होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये एमआरएनए होता है, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए। तो एमआरएनए क्या होता है? ये अमीनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता है, उन्हें एक क्रम में सजाता है। अमीनो एसिड इसका भाग होता है। टीआरएनए क्या होता है? ये अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, अमीनो एसिड का परिवहन कर यह
राइबोसोम तक लाता है, और जो आरआरएनए होता है यह प्रोटीन निर्माण करता है, आरआरएनए। तो इस तरीके से आरएनए से संबंधित याद रखिएगा। तो ये आरएनए से संबंधित बातें थी। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। यहीं पर हम थोड़ा डीएनए को भी देख लेते हैं। आरएनए को हमने देख रहे थे हम अभी। तो डीएनए ये डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए क्या होता था, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डाई न्यूक्लिक एसिड की क्या होता है, ये आपका केंद्रक के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक, क्लोरोप्लास्ट, तीनों जगह पर पाया जाता है डीएनए। तो इसमें श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसकी श्रृंखला को। डीएनए जो होता है तो इसका इस तरीके से विभाजन भी होता है, विभाजन देख लेते हैं इसका। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड में हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और फिर ये न्यूक्लियो जो टाइड है, टाइड जो है ये शुगर, जो आप देखेंगे इसमें राइबोज हो जाएगा, डाइऑक्सी राइबोज हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन बेस, दो भाग में बटा होता है नाइट्रोजन बेस, जिसमें प्यूरिन और पाइरिडामिन होता है, ठीक है। और जो इसका दूसरा भाग होता है फास्फेट, देख चुके हैं हम पहले ही। तो इस तरीके से डीएनए की संरचना होती है। डीएनए के एक टर्म फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक जो आप जानते हैं इसमें कुंडली संरचना होती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होती है, जबकि ये क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड थी इसकी संरचना। डबल स्टैंडर्ड इसकी संरचना होती है। इसकी खोज वाटसन, फिक इत्यादि लोगों ने इसके जो कुंडली संरचना है इसके बारे में से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। तो ये डीएनए से संबंधित कुछ बातें थी, कुछ आरएनए से भी हमने संबंधित देखी हैं। तो ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो डीएनए से ही आप देखेंगे, डीएनए से ये ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो आरएनए आपको प्राप्त होगा, आरएनए, और आरएनए से फिर से आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए प्राप्त होता है। तो आरएनए से ट्रांसलेशन फिर से करने में प्रोटीन प्राप्त होता है हमें। तो इस तरीके से ये एक क्रम होता है डीएनए आरएनए का। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सेंट्रोसोम को देखा, गुणसूत्र को देखा, इसके बाद हमने डीएनए को देखा, आरएनए को देखा। आइए कुछ बात कर लेते हैं, कुछ जीवों में क्रोमोसोम किस तरीके से होते हैं। क्रोमोसोम थे तो इसमें बात कर लेते हैं कुछ जीवों में क्रोमोसोम। जैसे जीवाणु में क्रोमोसोम कितने होते हैं, जीवाणु में एक क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। मटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मटर में 14 होते हैं। प्याज में कितने होते हैं, प्याज में होते हैं 16 क्रोमोसोम होते हैं। मक्का में कितने होते हैं, मक्का में 20 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर जो होता है, टमाटर में होते हैं 24, मेढक में 26 होते हैं, नींबू में 18 होते हैं और 36 भी क्रोमोसोम होते हैं। मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मानव का तो हम जानते हैं 46 ही होते हैं, मानव में 23 जोड़ी होते हैं। आलू में होते हैं 48 और चिंपैंजी में 48 होते हैं और तंबाकू में 48 होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो अलग अलग जीवों में अलग प्रकार के होते हैं। मानव का आप याद रखिएगा, मानव में 44 होते हैं, 44 यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सब हम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। तो आपने देखा आज के लेक्चर में कि किस तरीके से एक कोशिका हमने देखी थी, कोशिका के अंदर हमने केंद्रक देखा था, इसी केंद्रक के अंदर हमने सेंट्रोसोम देखे, डीएनए देखा, फिर हमने उसी के अंदर जीन देखा। हमने जीन की उपयोगिता भी जानी कि आखिर जीन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो हमने मेंडल के फर्स्ट सेकंड लॉ भी देख लिए। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से मेंडल के 3 नियम हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जीन से ही संबंधित हैं, ठीक है। आइए कुछ और
चीज़ों पर बात कर लेते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स है, तो फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक 1953 में ये इन्होंने मॉलिक्यूल जेनेटिक्स और नई तरीके से चीज़ों की संभाव संरचना रखी। हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। जो बीमारियां हैं, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, इनके बारे में आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें नॉर्मली, तो कुछ बीमारियां होती हैं जो क्रोमोसोम्स में होने वाली अनियमितता, इसमें कुछ सिंड्रोम होते हैं। तो सिंड्रोम के क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें होने वाली अनियमितताओं को सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, ठीक है, किसी मानव में 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्री का शरीर अविकसित होता है और बांझपन देखा जाता है टर्नर सिंड्रोम में। दूसरा होता है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीव और जो होंठ होते हैं ये मोटे हो जाते हैं, बेडोल शरीर होता है इसमें। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है पटाऊ सिंड्रोम होता है। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें क्या होता है? मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है और होंठ उसका कटा होता है, ऊपर का होंठ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। इसके अलावा और अन्य बीमारियां होती हैं जो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर से ही संबंधित होती हैं, जिसमें अगर आप हम देखें तो कुछ जैसे नॉर्मल सी बीमारियां होती हैं जो आप रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं आनुवंशिक रोग में, क्योंकि ये जीन्स के कारण ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे एक क्रोमोसोम जो होता है, इसमें करीब 20,000 से अधिक जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स संरचना में बदलाव आना यही आनुवंशिक रोग का मुख्य कारण होता है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, तो इनके बदलाव से ही ये आनुवंशिक रोग होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें ऐसा ही एक रोग होता है थैलेसीमिया में क्या होता है? ये आनुवंशिक बीमारी होती है, रक्त से संबंधित होती है। ये माइनर मेजर 2 प्रकार की होती है। ये माइनर तब होता है जब बच्चे को क्षतिग्रस्त जीन माता पिता में से किसी एक से मिलता है, और जब माता पिता दोनों से ही ऐसे क्षतिग्रस्त जीन मिलते हैं तो इससे मेजर भी थैलेसीमिया की आशंका हो जाती है। इसमें आनुवंशिक कारकों के प्रति लाखों लोगों की हालांकि अभी जागरूकता नहीं है और इसकी पीड़ित भी लगातार बढ़ रहे हैं थैलेसीमिया के। इसमें बचने के लिए क्या होता है? गर्भावस्था के पहले 3 महीने में थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, तो इसके कम हो सकता है कि इसके लक्षण कम हो जाएं, ठीक है। कैंसर भी एक तरीके से आनुवंशिक बीमारी होते हैं। कई तरीके के कैंसर होते हैं हालांकि, तो इसके कई कारण होते हैं जिनमें आनुवंशिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर स्तन का कैंसर, गर्भाशय व अंडाशय के कैंसर में आनुवंशिक कारण बड़ी वजह होती हैं आजकल। तो आप देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन गया है कैंसर आज। डायबिटीज मधुमेह जो होता है, ये वैश्विक महामारी की तरह बढ़ रहा है आजकल, और ये भी कई बार इसका कारण होता है आनुवंशिकता, इसका कारण होती है। अगर पिता और माता दोनों को डायबिटीज हो तो संतान के रोगी होने के कारण चांस होते हैं 90% तक बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये डायबिटीज भी। इसके अलावा डिप्रेशन जो आजकल फैल रहा है, तो डिप्रेशन भी आनुवंशिकता का कारण हो सकता है, आनुवंशिकता के कारण हो सकता है। हृदय रोग होता है, तो हृदय रोग दिल को बीमार बनाने में भी आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसमें आप देखेंगे माता पिता को अगर दिल की बीमारियां हुई हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये पुत्र में भी बीमारियां आ जाएं। तो इस तरीके से तो आनुवंशिक रोगों के कई कारण होते हैं। इनमें जीन का रूप बदलना भी होता है, कई जीन्स का रूप बदल जाना, क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इस तरीके से अनेक लक्षण होते हैं जो संबंधित होते हैं। अनेक कारण हो सकते हैं जो आनुवंशिक विकार से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि इनके लिए बहुत ध्यान से रखा जाए। हालांकि इसमें मेंडेलियन विकार भी आता है, जो ऐसे ये विकार एक ही जीन से उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। इनको मेंडेलियन विकार भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोसोमल विकार भी होते हैं,
तो जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुघटकीय आनुवंशिक वंशानुक्रम भी होता है, जिसमें हम दिल की बीमारी, कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह पढ़ चुके हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम भी होता है, जिसमें हम देख चुके हैं लैक्टिक एसिडोसिस, फटे लाल रेशों की मायोक्लोनिक मृगी, ये सब भी आता है। तो ये सब महत्वपूर्ण है, ये रोग हैं आनुवंशिक विकारों में महत्वपूर्ण, जिसमें रक्तवर्णकता, टर्नर सिंड्रोम, कैंसर, उच्च रक्तचाप, मोटापा, ये सब भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आनुवंशिक रोगों में। तो इसमें सिंगल जीन म्यूटेशन से कुछ होते हैं मोनोजेनिक, और कुछ क्या होते हैं मल्टीपल जीन से और एनवायरमेंटल फैक्टर से भी कुछ रोग आते हैं। ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली में आप देखेंगे तो जो मानव जो जीन है, तो इस पे चित्रण के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसी का नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रखा गया। इसमें देखा गया कि किस किस तरीके की जीनोम इंसान में पाए जाते हैं। आप अगर उद्विकास में देखेंगे तो मानव का विकास कैसे हुआ, उनमें कौन से जीन निर्धारित जीन महत्वपूर्ण है, ये सब भी इस प्रोजेक्ट के तहत हम देखा था। हमने काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ये, जो विश्व कम्युनिटी, जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरीके से इस जीन का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें आप देखेंगे मेडिसिन के निर्माण में जीन का महत्व होता है, एग्रीकल्चर में, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जीन का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जीन के परिवर्तन से, जीन के उत्परिवर्तन से कुछ भी तैयार कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति में यही तो किया था। जो गेहूँ था, गेहूँ के बाल थी, गेहूँ की फसल थी, इसके गेहूँ के जीन को बदल दिया गया, इस गेहूं के जीन को बदल दिया गया। इसके माध्यम से एक बोनी प्रजाति तैयार की गई थी। तो ये बोनी प्रजाति जो तैयार की गई थी, ये उत्परिवर्तित गेहूं ही तो था, ये जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं था। तो इस तरीके से आप देखते हैं हमारे देश में हरित क्रांति आ गई थी गेहूं के एक जीन बदलने से। तो इस तरीके से आप देखते हैं तमाम बदलाव किए जा सकते हैं। आजकल चल भी रहा है, सरसों में बदलाव चल रहा है। आप देखते हैं GM सरसों आ जा गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों। इस तरीके से GM टमाटर आ गया है, GM बैगन आ गया है। इस तरीके से तमाम तरह की फसलें जो चल रही हैं, तो कृषि के क्षेत्र में तो जेनेटिक मॉडिफाइड बहुत हो रहे हैं, जीन से जुड़े हुए अनुप्रयोग हो रहे हैं। लेकिन हालांकि जो इंसान है, मानव है, इससे अभी और भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इस पर काम चल रहे हैं, क्योंकि इससे खतरा ये है कि कहीं मानवता को कोई खतरा उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए ये जीन से संबंधित जो साइंस है, विज्ञान है, इसका समझ के उपयोग किया जा रहा है। एथिकल साइंस की बात की जा रही है, नैतिकता के साथ। तो ये आप देख रहे हैं, इसके महत्वपूर्ण हमने चीज़ों को देखा। इसमें एथिकल एंगल को भी देखा, जो नैतिक एंगल है। इसमें प्राइवेसी, टेस्टिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, इन सब पर नैतिक बाध्यता भी रखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो शायद हो सकता है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो जाए। आपने देखा था जब अल्ट्रासाउंड की मशीन आई थी, तो बहुत सारे लोगों के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु का परीक्षण करवाया जाता था। हालांकि सरकार ने बाद में उसमें रोक लगा दी और दंडनीय अपराध बना दिया कि अगर आप गर्भ से पहले, पैदा होने से पहले शिशु का लिंग पता करते हैं गर्भ में, तो ये गलत होगा। क्योंकि ऐसे में लोग स्त्रियों को, जो पुत्री हुआ करती थी, उनको जन्म देने से बचा करते थे पहले। तो इस तरीके से सरकार ने रोक लगा दी थी। तो कुल मिला के नैतिकता वाला एक एंगल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब भी हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स अपने आप में एक बहुत असीमित संभावना है इसकी, लेकिन बस यही समस्या है कि ये मानव के जो आगे का भविष्य है, इस पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि इसका नैतिकता के साथ इसका उपयोग किया जाए, जेनेटिक्स का। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखेंगे और यहीं पर इसकी समाप्ति करेंगे। आज हमने आनुवंशिकी संबंधित बहुत बेहतर चीज़ों पर बात की। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।